Hello everyone, today we are going to do the poem Chimney Sweeper by William Blake. First of all, you should start your answer with introduction about the author. So you can write William Blake was born in Soho, London and was a poet of romantic era of English literature. He was a visionary artist who criticized social evils like child labor and also wrote about creation, which is nature, as well as about the creator, God, in his poems. Elements of deep emotions and elements of nature can be seen in his poetry. Then you can write about the introduction about the text, like the text of the poem, The Chimney Sweeper, appears in which book. Blake wrote Songs of Innocence in 1789 and Songs of Experience in 1794. These two collection of poems are widely read pieces of literary genius Blake, who wrote in regular meter. The language of most of his poems is simple yet impressive. Songs of Innocence is a collection of 19 poems, and Songs of Experience is a collection of 26 poems. The poem in Songs of Innocence deals with innocent perception in pastoral harmony, and sometimes the knife appears to be in dangerous state. The poems in Songs of Experience, however, shows the perception developed through experience. Innocence is lost, there is conflict, there is energy and aggression. That is why many readers and literary critics say that these two versions are contradictory to one another. Blake himself, however, said that the two are parallel with each other instead of being contradictory, and hence should be read parallelly to understand both aspects simultaneously in coordination. सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स, जो ब्लेक हैं उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम से एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी 1789 में, और उसके 5 साल बाद यानी कि 1794 में उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखी. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 26 पोएम्स थी और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में 19 पोएम्स थी. सो ये जो कलेक्शंस थी, बहुत से राइटर्स का ये मानना है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर थी. जैसे कि अगर हम द चिमनी स्वीपर पोइम की भी बात करें तो सेम टाइटल से 2 पोइम्स हैं, जो कि एक पोइम उन्होंने लिखी थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में और दूसरी लिखी थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में. तो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में लिखी है वो एक इनोसेंट पर्सपेक्टिव से, जैसे कि एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी है, जो इतना नाइव है, इतना सीधा भोला भाला परसेप्शन है वो, उसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है. येस, देर इज़ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग क्योंकि चाइल्ड लेबर है, लेकिन इनोसेंट पर्सपेक्टिव से है तो उसको कुछ खास समझ में खुद को ही नहीं आ रहा है. और जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वो उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एंड एग्रेशन है टुवर्ड्स द सोशल इविल्स, बिकॉज इट इज़ रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ मैच्योर पर्सन. एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम मैच्योर हो जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे परसीव करते हैं उससे रिलेटेड है. सो अब मेन बात निकल के क्या आती है इसमें से कि ये जो एक पोइम है द चिमनी स्वीपर, ये एक्चुअली 2 पोइम्स है सेम राइटर की, विलियम ब्लेक की. एक जो उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिखी और दूसरी जो उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखी. सो ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है. और समटाइम्स उस पर ही एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट ये दोनों बुक्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या ये जो पोइम है जो द चिमनी स्वीपर, ये जो लिखी गई द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू the one with the same title written under the title Songs of Experience, राइट. सो इसमें ब्लेक ने खुद क्लैरिफाई किया है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये पैरेलली रीड करने की ज़रूरत है. इसको दोनों पर्सपेक्टिव्स को, इनोसेंट पर्सपेक्टिव को भी और एक्सपीरियंस के बाद जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता है उसको समझने के लिए इन दोनों को पैरेलली रीड करने की ज़रूरत है. और लगभग सभी पोइम्स जो हैं उसमें इसी तरीके से हैं. जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने द लैम्ब लिखी है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या उसको पैरेलली समझने के लिए उन्होंने द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखी है द टाइगर.
राइट। सो इसी तरीके से विलियम ब्लेक ने दोनों अपने जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स है उसमें सिमिलर या तो सेम टाइटल के साथ या कॉन्ट्राडिक्टरी टाइटल्स के साथ या सिमिलर टाइटल्स के साथ, यानी कि पैरेलली अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके से पोइम्स लिखी है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। सो इन इंट्रोडक्शन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अगेन रिपीट, विल इंट्रोड्यूस अबाउट द ऑथर। आफ्टर राइटिंग अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑथर, आप अपने आंसर में इंक्लूड करिए कि ये पोइम्स आ कहाँ से रही है। इंट्रोडक्शन अबाउट द टेक्स्ट, तो आप सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप शुरू करते हैं राइटिंग अबाउट द एक्चुअल पोएम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द चिमनी स्वीपर। सो इसमें आप अपना आंसर इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। द चिमनी स्वीपर पोएम फर्स्टली appeared in the Songs of Innocence published in 1789. Then the poem reappeared in the Songs of Experience in 1794. The poem in Songs of Innocence starts as a first person narrative by a little boy who is working as a chimney sweeper. Back in the days of Blake, there was no regulations and laws against the child labor in London. The town of London was full of children who were sold for the purpose of cleaning chimneys by their own parents. The narrator child, the chimney sweeper, tells that he was sold by his father after death of his mother. And हम उसमें जो पोएम के कुछ लाइन्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे अंडर कोटेशन। एग्जैक्ट लाइन हम लिखेंगे, सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। बाय दिस स्टेटमेंट उन्होंने योर यूज़ किया है, बच्चा बोल रहा है सो योर चिमनीज आई स्वीप। By this statement, by using your in this line, the child puts all of us into blame, the entire society into blame. So, by this statement, by using your in the line, the child puts us all into blame and puts us all in a place of responsibility for his lost childhood. Of course, अगर चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ हो रही है तो उसमें सिर्फ एक अकेले उस फादर की गलती नहीं है जो अपने चाइल्ड को चाइल्ड लेबर के लिए सेल कर रहा है या जो उसको एम्प्लॉय कर रहा है, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती है बट सिर्फ उसकी नहीं है, इंटायरली पूरी सोसाइटी की है। सो यहाँ पर योर वर्ड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब पर आ जाती है इक्वली। दस थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। इन द नेक्स्ट टेंजा द लिटिल टॉम see a dream about an angel who comes with a bright key and sets them all free from black coffins. Then they all run naked, leaving behind their bags. It reflects their craving for freedom. These little children deserves a free and happy childhood and not the black dark world of chimneys. मैंने यहाँ बहुत ब्रीफ में लिखा है बिकॉज मैं आपको एक रेडीमेड आंसर की तरह इसको बना के दे रही हूँ, बट अगर आप प्रॉपरली अपनी पोइम को पढ़ोगे तो उसकी जो समरी है वो यही है कि सबसे पहले शुरुआत होती है, जो बच्चा है वो अपने बारे में खुद नरेट कर रहा है, वो चिमनी स्वीपर है, दैट मैं आप सबकी चिमनीज क्लीन करता हूँ, मेरा ये काम है, तो योर चिमनीज आई क्लीन एंड इन सूट आई स्लीप, राइट। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं मेरी ड्रेस मेरी स्किन सब ब्लैक हो जाती है चिमनी में काम करते हुए और उसी सूट के अंदर मैं सोता हूँ और मेरी ये जो हालात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी को जाती है। और उसके आगे क्या होता है, टॉम नाम का एक और चिमनी स्वीपर बॉय होता है, वो रोता है क्योंकि उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो नरेटर बच्चा है वो उसको समझाता है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत थोड़ी ना है, तुम्हारे बाल अगर काटे गए हैं तो अच्छी बात है, दैट मीन्स तुम्हारे बालों में सूट नहीं फंसेगा, जो डर्ट है वो नहीं जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, वरना तुम्हारी स्कैल्प पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दिस पैराग्राफ रिफ्लेक्ट्स द डेंजर द चिल्ड्रन आर वर्किंग इन, द डेंजरस कंडीशंस द चिल्ड्रन आर वर्किंग इन, राइट। सो ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो इनोसेंट पर्सपेक्टिव है, कितना गलत हो रहा है उनके साथ, फिर भी वो जो नरेटर चाइल्ड है वो एक पॉजिटिव ही बात कर रहा है क्योंकि बच्चा है, उसको इतना नहीं लग रहा कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल एहसास नहीं है, देयर चाइल्डहुड इज़ लॉस्ट। सो बहुत डीपली चाहे वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे लेकिन बुरा तो उनको लग ही रहा है ना उस चीज़ का। सो जो टॉम है वो रात को सोते हुए एक सपना देखता है कि वो सब बच्चे
वो नरेटर और बाकी सब बच्चे जो चिमनी स्वीपर्स हैं सब एक ब्लैक कॉफिन में फंसे हुए हैं और एक एंजल आता है. वो ब्लैक color is used for showing their condition, the black life of the chimney sweepers. और उसके बाद फिर एक एंजल आता है, उसके पास एक ब्राइट की होती है और उससे वो उन सबको आज़ाद कर देता है. और उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपने बैग्स को फेंक कर, वो अपने कपड़ों तक को फेंक कर नेकेड होके रन करते हैं इन द सनलाइट एंड दे प्ले एंड दे एन्जॉय. और ये जो नेकेडनेस है, जो कपड़े फेंक देना या बैग फेंक देना, एक हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है, जो बंदिशें हैं उन सबको फेंक देना, आज़ाद हो जाना और एन्जॉय करना. सो ये चीज़ रिफ्लेक्ट की गई है कि जो चिल्ड्रन हैं वो क्रेव कर रहे हैं उस फ्रीडम के लिए, उस आज़ादी के लिए जो उनको मिल नहीं रही है. तो उनको सपने भी ऐसे आ रहे हैं कि कोई एंजल आके उनको उस ब्लैक कॉफिन से आज़ाद करा रहा है. द पोएम then reappears in the songs of experience in more grave form, because abhi with experience now the children have realized after working for some years maybe in the industry of chimney sweeping, they realized that they are being exploited extremely, their childhood is lost. तो जब नॉलेज आ जाती है, देखो दुखी वो पहले भी थे ऑफ कोर्स, अगर उनको ऐसे सपने आ रहे हैं कि वो आज़ाद हो जाएं, उनको पता है कि वो आज़ाद नहीं है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है, जब नॉलेज आ जाती है तो वो दुख बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहते. आप अपनी जो एक्चुअल रियलिटी है उसको समझ चुके होते हो, आप उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपकी सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा पुअर हो जाती है. सो यू कैन राइट लाइक द पोएम रीअपियर्स इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ मोर ग्रेव फॉर्म. द लैंग्वेज इज दैट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट ऑफ एन इनोसेंट लिटिल चाइल्ड एनी मोर. After years of hard work and toil, the little child laborer has developed some experience, right? So अब हम एक एग्जैक्ट लाइन कोट करेंगे जो टेक्स्ट है उसमें से, which is very important. A little black thing among the snow, crying weep weep in notes of woe. Little black thing has been used. It reflects the dehumanization of the child. He was sold just like a thing. He is being treated just like a thing. He is not even being treated like human. So यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ब्लैक थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप एग्जैक्ट कोट करेंगे और फिर डीह्यूमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड की बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस पोएम का. उसके बाद आप फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उसको कोट करेंगे, क्योंकि ये जो अगर आप लाइंस कोट करते हो आपका आंसर इम्प्रेसिव बनता है और आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. सो मैं आपके लिए कुछ वर्कआउट करके इंपॉर्टेंट लाइंस जिनको इंक्लूड करना चाहिए वो बता रही हूँ. वेयर आर दाई फादर एंड मदर से दे आर बोथ गोन अप टू चर्च टू प्रे. सो ये कितनी बड़ी बात है कि अपने ही बच्चे को बेच कर, चाइल्ड लेबर में झोंक कर जो पेरेंट्स हैं वो जाके चर्च में प्रे कर रहे हैं. it is being asked from the child that where are your father and mother, and he is telling that वो तो चर्च गए हैं पूजा करने के लिए, right? So after putting their own child in the dark world of chimney sweeping business, the parents have gone to pray in the church. Irony of the situation is there, which is being reflected over here, which is also very important aspect or theme of this poem. Then even their own parents are not feeling sensitive towards their lost childhood, as he say. And because I am happy, अब as he say के बाद दोबारा आप exact statements from the poem use करोगे. ये line भी बहुत important है. The child says as he say, and because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury. And uncaught. सो आप इसको कोट करके एग्जैक्ट लाइन लिखोगे कि बच्चा कह रहा है, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसको समझ में आ रहा है, जस्ट बिकॉज अब मैंने अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है और स्टिल मैं एक बच्चा हूँ, तो मैं हैप्पी रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ डांस करता हूँ, सिंग करता हूँ, तो शायद मेरे पेरेंट्स को लग रहा है या सोसाइटी को लग रहा है, दे में दोनों आ जाते हैं. डीप मीनिंग समझिए. The parents as well as society, they think they have done nothing wrong to me, they have done me no injury. The world, including their parents, have closed their eyes towards the suffering of these little children. There is such a deep meaning, deep
a sense of responsibility in this poem. When I read it for the first time, I was literally in tears. Anyways, coming back to this, yes, you will write about the Trinity, जो कि यहाँ पे एक सिंबल है, यूज़ किया है, इसके बारे में आप बताएंगे. यू मस्ट इंक्लूड इट इन योर आंसर. द ट्रिनिटी विच इज़ गॉड, किंग एंड प्रीस्ट. जो पेरेंट्स है वो किसकी पूजा करने जा रहे हैं? भगवान की, किंग की और प्रीस्ट की. और कोई भी बच्चे की कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो किससे उम्मीद करे? नीदर हिज पेरेंट्स नोर गॉड नोर द किंग, that means the rule making body or the state, neither the priest who call themselves people of God. Nobody is concerned about the situation of this child. People are so irresponsive towards the lost childhood of this child, so he has lost all the hopes. So with knowledge no happiness came to this child. When he was innocent, he was in lesser misery as compared to the times after getting knowledge about his situation, after getting experience. He was happy at least in his dreams when he was an innocent little child. After growing older, after getting a little experience, he no more believes in hopes of being rescued by an angel. So that's all from my end about this poem द चिमनी स्वीपर. आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप टेक्स्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. पहले आप ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर टेक्स्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आती है पोएम उसके बारे में बताइए. उसके बाद आप सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो आती है उसके बारे में बताइए. लास्ट में आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर ऐड कीजिए. द ट्राइनिटी, गॉड, किंग एंड प्रीस्ट का जो रेफरेंस दिया है, और एक विद नॉलेज केम नो हैप्पीनेस. सो आई थिंक आपका किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आंसर आता है. जो भी आप ये आंसर अगर उसमें लिखेंगे तो आप एक अच्छा आंसर, एक लॉन्ग आंसर अच्छा लिख सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.